सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के अंदर कौन कौन सी अलग अलग धाराएं चल रही थी, वो इस वीडियो के अंदर समझेंगे। एक्चुअल में ये कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2, इसकी दूसरी इकाई का ये वीडियो है। इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है जिसके अंदर भारत के राष्ट्रवाद की जो बातें थी, उसके अंदर असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, पहला विश्व युद्ध, इनके अंदर जो बातें हुई थी उसके वीडियो भी डाल दिए थे। अगर वो नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाके देख लें। और जो साथी और स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं सभी तक इसको शेयर करें। आप अपना सुझाव भी जरूर डालते रहें। चलिए हम बात कर लेते हैं, जो राष्ट्रवाद का आंदोलन चल रहा था उसके अंदर कौन कौन सी अलग अलग धाराएं चल रही थी। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अर्थ अलग अलग थे। यानी स्वराज सबकी इच्छा थी, लेकिन सबके अर्थ जो है स्वराज के अलग अलग थे। तो हम इसके अंदर यही समझेंगे कि अलग अलग प्रारूपों में किस प्रकार से उनके दिमाग में स्वराज की बातें थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शहरों के अंदर जो प्रारूप था वो किस प्रकार से चल रहा था। तो शहरों की बात करें तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ होती है। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद किया। मद्रास का एक एग्जाम्पल बताया इन्होंने। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया। यानी मद्रास में बहिष्कार नहीं हुआ था, तो मद्रास में ऐसा क्या हो रहा था। एक्चुअल में मद्रास के अंदर गैर ब्राह्मणों ने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। आपने पढ़ा होगा जस्टिस पार्टी के बारे में। ये मद्रास में बनी थी गैर ब्राह्मणों द्वारा, और इसका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें भी अधिकार मिल जाएंगे जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को भी मिल पाते हैं। इसीलिए वे इस पार्टी ने यानी जस्टिस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। तो बाकी सब जगह बहिष्कार सभी चीज़ों का हो रहा था, सरकारी सिस्टम का बहिष्कार हो रहा था, इन्होंने बहिष्कार नहीं किया। तो इनका अलग अर्थ निकाल रहे थे कि हम बहिष्कार नहीं करेंगे तो हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी जो सामान्यतः ब्राह्मणों को मिल रही हैं। तो ये भी फैक्टर था। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। ठीक है, ये पिकेटिंग क्या होती है एक्चुअल में, यानी उनकी घेराबंदी कर ली, वहाँ पर कोई इंटर नहीं हो सके, ये काम जो है ये पिकेटिंग था। ठीक है, तो इन्होंने यानी जो आंदोलनकारी थे, जो राष्ट्रवादी ग्रुप था, उन्होंने शराब की दुकान और इन सब से यानी विदेशी जो सामान की दुकानें थी इनकी पिकेटिंग की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1921-22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। यानी ये 102 करोड़ से घट के 57 करोड़ आ गया था। इतना डाउन है। अंग्रेजों को काफ़ी चिंतित होना पड़ रहा था कि ये जो लगातार चलता रहेगा तो हमें बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिल और हथकरघे का उत्पादन भी बढ़ने लगा। यानी जो विदेश से सस्ता कपड़ा आ रहा था उस को टक्कर देने के लिए भारतीय मिलें खड़ी भी हुई, हथकरघा उद्योग जो खड़ा हुआ। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी आगे आने लगे थे। अब वो कौन कौन से थे? कुल मिला के बात यही थी कि विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ और इसे अंग्रेज काफ़ी घबराए भी। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां जो है अंग्रेजों के पक्ष में आती गई। कैसे हुआ देखो, कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। यानी खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे, और वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। बात सीधी सी है। यानी जो मिलों का सस्ता कपड़ा था वो कपड़ा लोगों को इतना रास आ चुका था,
खादी जो महंगी थी, सभी की पहुंच तक नहीं आ रही थी, इसीलिए ये आंदोलन धीरे धीरे डाउन होता गया और वापस लोग जो है वो विदेशी मील के कपड़े की ओर आकर्षित हो गए। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाएं भी जरूरी थी। हमने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन हमारी संस्थाएं नहीं थी, तो आगे क्या हुआ, ताकि यानी भारतीय संस्थाएं स्थापित होनी जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग हो सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी और धीरे धीरे क्या हुआ, विद्यार्थी शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। तो कुल मिला के आंदोलन जो है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एकदम से ही बंद हो गया, लेकिन आंदोलन ने एक अंग्रेजों को आईना जरूर दिखा दिया कि ये प्रक्रिया अगर लंबी चल जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे शांत होता गया। लेकिन लोगों को भी ये एहसास हुआ कि हम अगर इनका सहयोग बंद कर देंगे तो अंग्रेज स्वतः ही चले जाएंगे। तो ये बात आती है शहर की। शहर के बाद में हम बात कर लेते हैं गांव की। गांव के अंदर क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी आ गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसान और आदिवासियों के संघर्ष ये साथ में जुड़ जाते हैं, इस आंदोलन में समा गए। यानी किसानों के जो आंदोलन थे और आदिवासियों के आंदोलन थे वो भी असहयोग का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये किस प्रकार से गाँव के अंदर फैलता है और इनके प्रारूप कैसे होते हैं, हम क्या समझ रहे हैं कि आंदोलन के अंदर जो डिफरेंट वेव चली, अलग अलग धाराएं चली। जैसे हमने पहले शहरों में देखा कि सभी जगह एक सी अर्थ नहीं थे, स्वराज के अलग अलग अर्थ थे। अब हम गांव की बात कर रहे हैं तो देखो, अवध में सन्यासी रामचंद्र, ये आप याद रखना, अवध के अंदर सन्यासी रामचंद्र, इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी के अंदर गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। ये फिजी तो देश है आज भी, और गिरमिटिया मजदूर ये क्या मामला है, गिरमिटिया मजदूर एक्चुअल में ये औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम के लिए अंग्रेजों के जो उपनिवेश थे, जिनमें फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज, इसके अलावा और भी जो दूसरे देश थे, वहाँ पर ले जाते थे और जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा गया, उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था और बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहते थे और जिससे आगे चलकर ये गिरमिटिया मजदूर कहलाए और अंग्रेजी में इसे इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था। तो ये है गिरमिटिया की बात है। तो रामचंद्र कौन थे, ये गिरमिटिया मजदूर थे और उनका आंदोलन तालुकादार और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, पट्टेदारों के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका अधिकार नहीं हो। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म की जाए। मांग क्या थी, देखो, एक तो लगान कम हो जाए, बेगार खत्म हो जाए, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ये किसानों की मांग थी। तो ये जो आंदोलन था किसके खिलाफ था, तालुकेदार और जमींदारों के खिलाफ था। और बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों की नाई धोबी की सुविधाएं भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। यानी जमींदारों को जो नाई की सुविधा और धोबी की सुविधा है वो वंचित कर दी जाएगी तो जमींदार वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि जमींदार और जो तालुकेदार हैं उनको नाई धोबी की सुविधाएं बंद कर दी जाए। ये कहलाया कॉन्सेप्ट नाई धोबी बंद। तो ये प्रारूप जो है ये अवध के अंदर चला और जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया, गाँव वालों से बातचीत हुई, उनकी व्यथा समझी। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, अवध किसान सभा। तो किसानों के मामले के अंदर बहुत पुराने समय की और व्यवस्थित महासभा के रूप में जानी जाती है। इसका गठन होता है महीने भर में। इस पूरे इलाकों के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन गई और अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया।
तो बाद में ऐसे योग शुरू होता है कांग्रेस का, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलता है। तो कांग्रेस ये चाह रही थी कि अवध के जो किसानों का जो मुद्दा है, यानी अवध के किसान जो है, जो आंदोलन कर रहे हैं तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ, ये भी ऐसे योग के अंदर जुड़ जाए। लेकिन हुआ क्या, किसानों ने आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे किसानों के आंदोलन के, जिनमें कांग्रेस का नेतृत्व यानी उनसे खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकेदारों और व्यापारियों ने के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट हुई, अनाज के गोदामों पर कब्जा हो गया। बहुत स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया, अब कोई लगान नहीं भरेगा, जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। कुल मिला के जब ऐसे योग की बात आती है तो ऐसे योग का मतलब सीधा सा था गांधी जी का नेतृत्व है। और ये बात उन किसान नेताओं के और किसानों के बीच में पहुंच गई कि अब हमारा जो आंदोलन है ये ऐसे योग के साथ जुड़ गया। और ऐसे योग के अंदर ये बात हुई है कि साहब कोई लगान नहीं देगा, ज़मीन जो है जागीरदारों के पास है वो सारी लूट ली जाए। और ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे इतनी फैली कि कांग्रेस का जो नेतृत्व था इनको भी लगा कि ये जो दिशा है ये अच्छी नहीं है। और इस क्योंकि तालुकेदार और जमींदार तो इंडियन ही थे ना, वो तो अंग्रेज़ों के आदेशों के तहत काम कर रहे थे। अंग्रेज़ों से सीधा टकराव न होकर तालुकेदार और जमींदारों को परेशान किया, वो कांग्रेस को भी थोड़ा नागवार गुजरी। और ये किसान के बाद में आदिवासी की बात करें तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और मतलब निकाल लिया। और अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आंध्रा के गुंडे पहाड़ियाँ, वहाँ पर 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। और कांग्रेस ने इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं किया। और यानी ये आंध्र प्रदेश का जो आंदोलन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ भी आई। और ये इतना ज़्यादा उग्र हुआ कि एक्चुअल में इसको आप समझेंगे तो लगेगा कि एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये ऐसे योग का ओरिजिनल प्रारूप न होके कि विकल्प प्रारूप था। साथ में एक चीज़ और समझ लेते हैं हम, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। आप बारडोली के बारे में जानते ही हैं, ये बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल हुआ। इस संघर्ष का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त। बारडोली का जो किसान आंदोलन है ये वल्लभ भाई पटेल का स्टार्टिंग और सफल आंदोलनों में से है। इसके बाद में वल्लभ भाई की जो राष्ट्रीय छवि है वो और ज़्यादा उभरी। हम बात कर रहे थे आंध्रा के अंदर किस प्रकार से जो आंदोलन चला बुंदेलखंड की पहाड़ियों में, और वहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशी चरा सकते थे, न जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्से थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व किया था अलूरी सीताराम राजू, ये आप याद रखें। और ये अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी, यानी उनको स्वस्थ रख सकते थे। गोलियां भी उनको मार नहीं सकती थी। ये राजू का विचार था। एक्चुअल में ये जो आंध्रा का आंदोलन है ये ऐसे योग से प्रेरित हुआ, लेकिन ऐसे योग का जो मूल प्रारूप था उससे एकदम विकट प्रारूप था। रियल में किसानों को परेशान किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उनको उनके जंगली एरिया से निष्कासित कर दिया था। वहाँ पर कुछ औद्योगिक गतिविधियाँ हुई जिसके कारण से उनको निकाल दिया था। इससे किसान नाराज, वहाँ के जो आदिवासी नाराज हुए थे। और राजू की बात करें तो राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वो ईश्वर का अवतार है। और राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है
उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकता है। यानी राजू का विचार था कि अहिंसा से देश आज़ाद नहीं होगा, हिंसा जरूरी है, बल प्रयोग से देश आज़ाद होगा। और गुंडे विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चला। और 1924 में राजू को फांसी हुई। राजू अपने लोगों के बीच में लोकनायक बन चुके थे। ये जो आंदोलन था आदिवासियों का, जिसके अंदर हम आंध्रा के गुड्डे पे की पहाड़ियों का जो जिक्र किया, ये असहयोग से प्रेरित हुआ था। और ये गांधी जी के नेतृत्व को इस रूप से प्रसारित कर रहे थे कि अब गांधी जी का राज आ गया है, इस राज के अंदर हमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अंग्रेज़ों को मारना चाहिए, या हम हमारे स्वराज को इस रूप में लेके आएंगे। तो कुल मिला के ये जो चीज़ थी, ये एक अलग धारा थी। हम बात यही तो कर रहे हैं कि शहरों में धारा किस प्रकार से चली, गांव में कैसे चली, आदिवासियों में कैसे चली, किसानों में कैसे चली। अब हम बात कर लेते हैं बगानों के अंदर भी जो स्वराज की धारा चलती है वो किस प्रकार से चल रही है। महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि वे चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं। उनके लिए उनको बंद करके रखा गया। उनके लिए अंग्रेजों आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव संपर्क रख पाएँ। एक्चुअल में जो आसाम का जो एरिया था, वहाँ के बागानों के अंदर मजदूरों को एकदम बाउंड करके रखा जाता, वो आ जा नहीं सकते थे कहीं। तो वो ये चाहते थे कि हमारे लिए आज़ादी है कि हम बाहर चले जाएं, हमारे गांव से संपर्क बने रहें। इसके लिए क्या था, एक 1859 में इनलैंड एग्रीमेंट एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। और ये इजाज़त उन्हें विरले ही मिलती थी। कुल मिला के वो एक जेल के रूप में वहाँ बंद होकर रह गए थे। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए, अपने घरों की ओर चले। उन्हें लगता था कि अब गांधी का राज आ गया, ये नई चीज़ है। अब वो मजदूर क्या मानते थे कि गांधी का राज आ गया अब, और इसीलिए अब तो हर एक को गाँव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमर, ठीक है, ये स्टीमर छोटी छोटी जो उसमें चलती थी आपके नदियों में, उनकी हड़ताल चल रही थी। उसके कारण वे रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ा और बुरी तरह से पीटा। कुल मिला के इनका जो स्वराज का एक अलग ही कॉन्सेप्ट था कि हमको इन बागानों से मुक्ति मिल जाए। और जब उनको पता लगा कि ऐसे कोई असहयोग आंदोलन चल रहा है कि गांधी का राज आ गया और हम गांव में जाएंगे, हमारे को ज़मीन मिल जाएगी, तो हम क्यों परेशान हो। वो चल पड़े और कुल मिला के वो लास्ट में कहीं के नहीं रहे। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम यही तो समझ रहे हैं कि लोगों के लिए स्वराज के क्या मायने थे। हर एरिया के अंदर अलग अलग मायने थे। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। देखो, हम आज तक के जो पढ़ते आ रहे हैं उनके अंदर इन चीज़ों का जिक्र नहीं है कि जो स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन, उनके अंदर इस प्रकार से गांव के अंदर, शहरों में, बागानों में किस प्रकार से लोगों ने स्वराज के अर्थ निकाले और असहयोग के हिस्सा थे वो। लेकिन उस असहयोग के हिस्से को कांग्रेस के मूल कार्यक्रमों में कभी शो नहीं किया गया, क्योंकि वो उनके साथ जुड़े थे लेकिन मूल कार्यक्रमों से भिन्न प्रारूप में वो चल रहे थे। यानी आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर पर जुड़ते हैं। एक्चुअल में वो जो काम हो रहा था, वो जो कर रहे थे गांव के, शहर के, बगान के जो लोग, पहाड़ों के, वो जो कर रहे थे, कुल मिला के वो एक भारतीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को तो उभार के ले आके आ रहे थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। ये जो बात है ये धीरे धीरे उभर के बाकी जगहों पे भी गई। हो सकता है
मूल विचारधारा से भिन्न हुई है, लेकिन राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में ये चीज़ जो है काफ़ी कारगर रही है। ये एक छायाचित्र दिखाया गया है जिसमें चोरा चोरी के अंदर जो 1922 में घटना होती है, जो किस प्रकार से हिंसक हो गई थी, यानी जो शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। और इसके बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया था। तो साथियों, ये जो बातें थी, इन बातों के अंदर हमने विभिन्न धाराओं को समझा। गांव के अंदर किस प्रकार से चली, शहरों में कैसे चली, पहाड़ों में कैसे चली, आदिवासियों में कैसे चली, बागान में किस प्रकार से चली, सबके लिए अलग अलग अर्थ थे। तो इस संक्षिप्त वीडियो के अंदर हमने इन बातों को समझा। आगामी वीडियो के अंदर इससे आगे का जो भाग है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।